کوئی سیاسی لیڈر، کوئی سیاسی टोला अपनी फौज पे हमलावर उससे कोई बातचीत नहीं करे, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सिद्ध के दिल से माफी मांगे, कौम के सामने वादा करे, नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत हिस्सा ले। वैसे भी बातचीत सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है। पाक फौज ने पीटीआई से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पाक फौज पर हमला और शहीदों की तस्दीक करने वाले सियासी इंतशारी टोले से बात नहीं हो सकती, डीजी ISPR ने वाजे कर दिया। कहा बातचीत सियासी जमातों में जेब देती है, फौज को नहीं। 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का नहीं, आवाम का है। 9 मई वालों को आइन के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। सजा ना दी गई तो अदालती निज़ाम से एतमाद उठ जाएगा, किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहेगी। एक ही रास्ता है, इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफी मांगे, नफरत छोड़कर तामीरी सियासत करे। जुडिशल कमीशन का मुतालबा करके कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। कोई भाम नहीं, वरगलाने और अहदाफ बताने के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन बनाना है तो वाक़े की तह तक जाया जाए। 2014 धरने के मुहर्रिकात भी देखे जाएं। 9 मई की असल हकीकत ये है कि सियासी टोला शय लेते लेते यहाँ तक पहुँचा कि अपने ही इदारों पर हमला कर दिया। फौज ने तो अपना खुद एहतसाबी अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया था। साबिक DG ISI पर जो इल्जामात हैं उसकी इंक्वायरी 2 स्टार अफसर कर रहे हैं। बयानिया बनाया जा रहा है 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया। 8 फरवरी को टर्नआउट वो तकरीबन 47%, तकरीबन 6.5 करोड़ जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी, उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन के कुल का बनता है 31, तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं। मखसूस जमात को वोट 9 मई के हक में नहीं था। तर्जुमान पाक फौज ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मुल्क की 93% आबादी इस बयानिए के साथ नहीं खड़ी। KP की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का 7.5% है। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट किया। कुल रजिस्टर्ड वोटों का सिर्फ 31% एक मखसूस पार्टी को मिला। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने मखसूस पार्टी को वोट दिया। अगर आप ये कहते हो हमने इलेक्शन में मुदाखलत की है तो सबूत लाएं। कुछ सियासी हलके सोशल मीडिया में इदारों पर इल्जामात लगाते हैं, सबूत मांगे जाएं तो मजीद इल्जाम लगाते हैं। इजहार राय की आज़ादी की आड़ में मुल्क की सालमियत दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आइन इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। सुबह शाम इल्ज़ाम तराशियों पर मुकन्ना को कानून साजी करनी चाहिए। बोले किसी को कोई अड्डे दिए गए ना दिए जाएंगे। एक सवाल पर कहा 6 जजेस का मामला अदालत में है, सिर्फ इतना कहूँगा, बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं। बहावल नगर वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी और पुलिस अफसरान ने इस मामले को हल किया। मई 2023 को एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज की असास पर हमला किया। पाक फौज की तंसीबात और शुहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। 9 मई को एक शख्स ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए अपने गिरोह के साथ वतन अजीज की असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान, बोले उस रोज जो कुछ किया गया ऐसा हमारे दुश्मन भी नहीं सोच सकते। अस्करी तंसीबात पर हमले करने वाले के चेहरे कौम के जहनों पर नक्श हैं, उनकी सजा का फैसला आईन और कानून करेगा। जो जज मुदाखलत पर कुछ नहीं करता घर बैठ जाए, उस शख्स को जज नहीं होना चाहिए। जजेस खत पर अस्कुर नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा सब जज सुन लें, मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं। किसी भी जज को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकती है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा हमें अदलिया में मुदाखलत तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा इस दलील से इत्तफाक नहीं करता। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा जजेस ने खत में इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप चाहते हैं तफ्तीश हो और क्रिमिनल लॉ के तहत कार्रवाई हो, हमें देखना है किस तरह मामले को डील करना है। सबका हदफ और मकसद आज़ाद अदलिया है। तनकीद और झूठ में बहुत फ़र्क होता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठ बोला जिसको सारे मीडिया ने दिखाया।
federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. عدلیہ میں سنگین حکومتی مداخلت پر وفاق کو جواب دینا ہے، جیسا کہ ہائی کورٹس کے جواب میں بھی اجاگر کیا گیا۔ عدلیہ کی آزادی پر سنگین حملوں کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا گزشتہ سماعت کے تحریری حکم نامے میں نوٹ لکھا، خفیہ اداروں کو کنٹرول کرنے والی وفاقی حکومت ان واقعات پر اپنی پوزیشن واضح کرے، ان واقعات پر کارروائی حتمی طور پر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہائی کورٹس نے واضح کر دیا ہے کہ ایسے واقعات اب بھی جاری ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، حکم نامے میں ایجنسیوں سے پہلے جواب مانگ لیا گیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے، وہ محض تجاویز کا جواب مانگا گیا ہے۔ بھارت سے دوستی کرانے کا ٹاسک کسی شخصیت کو نہیں دیا گیا، کوئی ٹاسک دیا جائے گا تو کابینہ فیصلہ کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا امید ہے مئی میں سعودی ولی عہد پاکستان آئیں گے۔ سعودی ولی عہد نے رمضان میں دورہ پاکستان کی یقین دہانی کرائی تھی، تاریخوں کا فیصلہ ہوتے ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ بولے ای سی سی کے کسی اجلاس میں گندم درآمد کی اجازت نہیں دی، 9 اگست تک دوران صدارت ای سی سی میں کوئی منظوری نہیں دی۔ گندم معاملے کو کبھی کسی صوبے یا کسی اور پر نہیں ڈالا۔ 18ویں ترمیم کے بعد گندم کی خریداری کا ڈیٹا صوبے اکٹھا کرتے ہیں، کسی پر الزام نہیں لگا رہا۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں، گندم بحران کی بطور فوڈ سیکیورٹی انچارج ذمہ داری خود قبول کی، صوبوں نے جو ڈیٹا فراہم کیا اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا۔ گندم بحران پر کوئی صحت مند بحث نہیں ہو رہی، میں کوئی مغل بادشاہ نہیں کہ فرمان جاری کر دیا اور عمل ہو گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے اور کاکڑ صاحب کے خلاف گندم انکوائری ہو، سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ SIFC میں اور جو معیشت کے باقی جو شعبے ہیں، اس میں جو فوج کا رول ہے وہ سہولت کاری کا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ جو فوج کی ایڈمنسٹریٹو، انتظامی اور ٹیکنیکل جو کمپیٹنسیز ہیں، اف دے کین بی یوزڈ، کہ جو پاکستان کی اکانومی جس حالات میں اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ SIFC میں پاک فوج کا کردار سہولت کاری کا ہے۔ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ فوج ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے۔ ہمارا مقصد اداروں کی مدد کرنا ہے، جگہ لینا نہیں۔ کئی ملکوں میں معیشت مضبوط بنانے کے لیے فوج کی مدد لی جاتی ہے۔ ہم حکومتی منشا کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ DGISPR میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں، پاک فوج اور ذیلی اداروں نے 360 ارب روپے ٹیکسز اور ڈیوٹی کی مد میں ادا کیے۔ فلاحی اداروں پر سرکاری خزانے سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ یہ فلاحی ادارے کئی 100 ارب سرکاری خزانے میں جمع کرا رہے ہیں۔ بھارتی فوج آزاد جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے۔ LOC پر معصوم کشمیریوں کی جان کو خطرہ ہے۔ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ DGISPR کا کہنا ہے، بے گناہ کشمیری بھائیوں کو غیر قانونی آپریشن میں قتل کیا جا رہا ہے۔ بھارت کھلم کھلا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت عالمی سطح پر سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث ہے۔ کہا، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ناسو میں چینی انجینئرز پر حملے کی کڑیاں بھی سرحد پار سے ملتی ہیں۔ دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ پاکستان نے افغان سرحدی علاقوں میں کارروائی کر کے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنا کر 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا، مسنگ پرسنز پیچیدہ مسئلہ ہے۔ حال ہی میں کچھ دہشت گرد مارے گئے جو مسنگ پرسنز میں شامل تھے۔ 80% مسنگ پرسنز کو ٹریس کیا جا چکا۔ باقی ملکوں میں تو مسنگ پرسنز کی تعداد لاکھوں تک جاتی ہے۔
मीटिंग लॉ एंड ऑर्डर पे की थी और ये डाकू और कराची के जो स्ट्रीट क्राइम उस पर की थी। जो हमें हथियार चाहिए थे मिलिट्री ग्रेड, उसकी पेमेंट हो गई है ताकि मिलिट्री ग्रेड 12.7 mm के हमें हथियार मिले जो डाकुओं के पास मौजूद है, वो हम अपनी पुलिस को इक्विप कर सके। कच्चे में डाकुओं के मुकाबले के लिए पुलिस को फौजी हथियार दिए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मिलिट्री ग्रेड के हथियारों की मंजूरी हो चुकी। डाकुओं के पास पहले से मिलिट्री हथियार हैं। कोई मकामी सरदार डाकुओं के साथ मिला हुआ है तो उसे माफ नहीं करेंगे। टैक्स टू जीडीपी 9% जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, तो इसको हमने 13 से 14% की तरफ लेके जाना है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनके जो खसारे हैं उनको कम करना है और उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है। मुल्क खैरात नहीं टैक्स देने से चलेगा। सिर्फ 9% टैक्स टू जीडीपी की शरह से मुल्क कैसे चल सकता है? वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तबके पर टैक्स लगा दें। टैक्स इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। गैर तरक्याती अखराजात को कम करना ज़रूरी है। महंगाई अब 17% पर आ चुकी जो मज़ीद कम होगी। जुलाई अगस्त तक पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। अगले 7 से 10 दिन में IMF का मिशन पाकिस्तान आएगा, जिससे आइंदा प्रोग्राम पर बात होगी। पेंशन के अखराजात को काबू में लाने के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल तक करने के इक़दाम ज़ेर गौर हैं। सिम्स वाले मामले पर कहा जा रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नाराज हो जाएंगे। मोबाइल बिल हजारों में दे रहे हैं तो फाइलर क्यों नहीं बन रहे? खान साहब को ब्रीफ किया मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खान साहब खुश है। हमारी मौक़िफ़ की तायीद इंशाअल्लाह ताला होगी और हुई है इस ऑर्डर से। बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई को अमरीकी सफीर से मुलाकात के हवाले से आगाह किया, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। बानी पीटीआई ने अनवारुल हक काकड़ के बयान का भी जिक्र किया। अदलिया से इस्तदा है हमारी दरख्वास्तों पर फैसला करें। जहाँ पे आइनी तशरीह का मामला हो वहाँ पे कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो मुकदमा सुनेगा। क्या ही अच्छा हो कि अगर ये केसेस लगाए ही 5 रुकनी बेंच के सामने जाएं। क्या ही अच्छा हो कि अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच ही दे। क्या ही अच्छा होता कि मखसूस नशस्तों के मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच कोई ऑर्डर जारी करता। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं प्रोसीजर एक्ट के बाद तयशुदा असूल है कि जहां आइन की तशरीह का मामला हो वहां कम से कम 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा सुनेगा। क्या ही अच्छा होता जिन फरीक़ैन को मुअत्तल किया गया उनको मौका दिया जाता। सऊदी अरब का एक डेलीगेशन आया था, वो हेड थे डेलीगेशन के। आप लोगों की जो तारीफ़ की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि वज़रा वहाँ पर न सिर्फ मुकम्मल तौर पर मौजूद थे, वो हर कदम पर गाइड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी सरमायाकारों के वक्त की पाकिस्तान आमद मुआशी ताल्लुकात के लिए अहम पेशरफ्त है। काबीना इजलास में एयर सियाल को चीन, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किया, बरतानिया, कुवैत में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान कोलंबिया में मुश्तरका तिजारती कमेटी के क़याम के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का हुक्म वापस ले लिया। वजारत कानून की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी मनसूख तस्वर होगी। शौकत अजीज सिद्दीकी को इदारे के खिलाफ इल्ज़ाम पर मुलाजमत से बरतरफ किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर करके बरतरफी कलअदम करार दी थी। दहशतगर्द इजरायली फौज ने फलस्तीनियों की खून रेजी का नया दर खोल दिया। रफाह का मुहासरा करके बमबारी जारी। गजा और खान यूनिस में कोई जगह सेहूनी फोर्सेस से महफूज नहीं। वहशियाना बमबारी से 24 घंटे में 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइल ने हमास की जानिब से जंग बंदी तजावीज़ पर रजामंदी दिए जाने के चंद घंटे बाद ही अमन कोशिशों को नाकाम बना दिया। We believe a military operation in Rafah right now would dramatically increase the suffering of
of the Palestinian people would lead to an increase in loss of civilian life. This latest response, we have made clear that we do not support Israel launching a full-scale military operation in Rafah. अमरीका रफा पर इसराइली फौज के ज़मीनी हमले की हिमायत नहीं करता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इसराइल हमास की जानिब से जंगबंदी के लिए तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल का इसराइल के रफा ऑपरेशन पर इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतरेस की इसराइल और हमास से मुआहदे पर फौरी अमल दरामद की अपील। चीनी सदर शी जिनपिंग का गजा में जामे और पायदार जंगबंदी का मुतालबा। कहते हैं फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने की हिमायत की जाए। मेयर लंदन सादिक खान का बरतानवी हुकूमत से रफा में ज़मीनी ऑपरेशन रुकवाने और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। अमरीका में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे जारी। शिकागो की यूनिवर्सिटी में पुलिस ने इजरायली मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तलबा के कैंप उखाड़ दिए। पुलिस और तलबा आमने सामने, हालात कशीदा। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा भी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन गए। खेमे लगाकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। तलबा का हुकूमत से इजराइल की हिमायत और इमदाद बंद करने का मुतालबा। बर्लिन की यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीनियों के हामी तलबा पर पुलिस टूट पड़ी, कैंप उखाड़ दिए। मुतअद्दिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तेज रफ्तारी और लापरवाही ने एक और घर से उसका सरबराह छीन लिया। कराची के इलाके बोट बेसिन में ट्रैफिक हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बेवा की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे के बाद ड्राइवर शबीर और मालिक सज्जाद गिरफ्तार। हादसे में जमशेद मलिक और उनकी बेटी फातिमा मलिक शदीद जख्मी हुए। निजी अस्पताल में दौरान इलाज जमशेद मलिक ने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि जमशेद बेटी फातिमा को स्कूल से लेकर आ रहे थे कि टर्निंग पर सामने आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मारकर उड़ा दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH कोयटा आमद। गुज़श्ता रोज़ झड़प में जख्मी 6 जवानों की अयादत की और हौसले को सराहा। कहा जख्मी जवानों ने बहादुरी के साथ शरपसंदों का मुकाबला किया। मोहसिन नकवी बुक्टी स्टेडियम भी गए। 3 माह में स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगाने का ऐलान। कहा सहूलतों को कम से कम वक्त में बेहतर किया जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी बोले मोहसिन नकवी से अमन व अमान के हवाले से गुफ्तगू हुई। शुक्रगुजार हूँ उन्होंने क्रिकेट बहाली का वादा किया है। बलूचिस्तान में भी क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कैपेसिटी चार्जेस की मद में बिजली सारिफीन से 51 अरब 88 करोड़ रुपए वसूल करने की तैयारी। तकसीम कार कंपनियों ने बिजली की कीमत में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दे दी। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में 5 अरब 76 करोड़ रुपए भी सारिफीन से ही वसूल किए जाएंगे। नेपरा में दरख्वास्त की समाअत 17 मई को होगी। कीमत में इजाफे का इत्तलाक की इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। अंदरून सिंध मैट्रिक के इम्तहानात में नकल रोकने के दावे धरे रह गए। खैरपुर में तलबा मोबाइल फ़ोन और नकल का मवाद ले आए। इम्तहानी मराकज़ में खुलेआम नकल। हैदराबाद में 9वीं जमात का पर्चा शुरू होने के कुछ देर बाद जवाबात के साथ व्हाट्सएप पर आ गया। नवाब शाह और नौशहरा फिरोज में पर्चा वक्त से पहले आउट। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़। कंप्यूटर स्टडीज़ का पहला पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। हैदराबाद में मोहब्बत की नई दास्तान रकम। गजल खान ने दोनों हाथों और पैरों से महरूम क्लास फेलो को जिंदगी का साथी बना लिया। साहिल बोगियो कहते हैं गजल ने समाज से मुकाबला करके उन्हें चुना। साहिल और गजल की शादी पर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने खूब खुशियां मनाई। भारत में लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में पोलिंग मुकम्मल। 93 नशिस्तों के लिए 1331 उम्मीदवार मैदान में। रियासत गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और वजीर दाखिला अमित शाह तीसरे मरहले के अहम उम्मीदवार। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अमित शाह के हलके में वोट कास्ट किया। 7 मराहिल में होने वाले इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी।
भारत में वजीर के पर्सनल सेक्रेटरी के घर छापा, 30 करोड़ की नकदी बरामद। झारखंड के महकमा देही तरक्की में बदनवानी पर कार्रवाई की गई। छापों के दौरान संजीव लाल और उनके नौकर के घर नकदी बरामद की गई। काला धन गिनने के लिए 6 मशीनें लगाई गई। रकम गिनने में बैंक अमले को 12 घंटे लगे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और जापान का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। जापान ने तीसरे क्वार्टर में गोल स्कोर किया। पाकिस्तान ने चौथे क्वार्टर के इख्तिताम पर मुकाबला बराबर किया। पाकिस्तान की जानिब से राना वहीद अशरफ ने गोल किया। कौमी टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। कल अपना चौथा मैच कनाडा के खिलाफ खेलेगी। कौमी क्रिकेट टीम दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए लाहौर से दुबई पहुंच गई। टीम दुबई से आयरलैंड रवाना होगी। शादाब खान और हसन अली टीम को आयरलैंड में ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद आमिर वीज़ा के इजरा में ताखीर की वजह से बाद में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सीरीज का आगाज जुम्मे से होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे की तैयारियां। न्यूयॉर्क स्टेडियम में ड्रॉप इन पिचेस लगाने का काम शुरू हो गया। 6 पिचेस की एडिलेड में तैयारी, फिर उसे फ्लोरिडा में अमरीकी मौसम में ढाला गया। सबसे बड़ा मुकाबला 9 जून को खेला जाएगा, जिसके तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं।